अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS619 का एंड्रॉइड का एक प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोटोटाइप डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयरिंग लाजमी करेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड्रॉइड के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड के वाइवा के अंदर बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रोटोटाइप को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो ये फाइनल डिलीवर के अंदर भी आपको यहाँ पे यही तरीके से क्वेश्चन जो है वो किए जा रहे होते हैं, तो आपके लिए वो भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़। यहाँ पे बेसिकली कैंपस कनेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसकी ये प्रोटोटाइप है। और यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको दिखा दूँ, फैकल्टी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, अनाउंसमेंट मैनेजमेंट, ये चार यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेन है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे कैंपस, जैसे कि आपको नाम से शुरू हो रहा है कि कैंपस जो है वो आपस में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन बना रहा है, जिसके अंदर होगा ये कि सॉरी, हम बेसिकली इसके अंदर करेंगे कि आपने टीचर्स ऐड कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उनको डिलीट कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट जो है वो अपने कर्ड ऑप्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि कोई मैसेज ऐड कर सकता है, कोई मैसेज डिलीट कर सकता है, किसी को भी ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक फ्लो दिया है कि आपने किस डिपार्टमेंट में बेसिकली किस डिपार्टमेंट की तरफ नेविगेट करना है, उसका मतलब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है उसको उसने एक्सप्लेन किया कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ से लॉन्च होगी और किस तरफ जो है वो मूव करेगी, क्या उसका फ्लो चलेगा। ठीक है, अब बैकएंड के ऊपर आप SQLite यूज़ कर सकते हैं, फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, जावा के साथ ज़्यादातर लोग जो है SQLite यूज़ करते हैं, मैं कोटलिन पे काम करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं फायरबेस को सजेस्ट करता हूँ, बट इट्स अप टू यू। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती कि आप SQLite डेटाबेस ही यूज़ करेंगे, इट्स अप टू यू का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये आई थिंक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट की जगह इसको पहले तो एंड्रॉइड पे कर लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि एंड्रॉइड के ऊपर आपको फाइल थोड़ी सी कम शो होती हैं सी, तो जबकि प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे फाइल्स है वो ज़्यादा शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ नोट करनी है कि आपने इसको एंड्रॉइड पे रखना है ताकि आप थोड़ा सा घबराएं कम। अब मैंने यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही ऐप पे क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बेसिकली वो फोल्डर होता है जहाँ से आप अपनी गैलरी की परमिशन, आप अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट की परमिशन वगैरह और लोकेशन की परमिशन वगैरह दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जावा वाले फोल्डर के अंदर मेरे सारे जावा का कोड होगा, जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्रिएट की होंगी। और बी रिमेंबर डैट के जो एक्टिविटी यहाँ पे आप क्रिएट करोगे उसको मैनिफेस्ट के अंदर आगे डिक्लेयर करोगे। ओके, उसके बाद रिसोर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले ड्राइवेबल का फोल्डर आता है जहाँ पे मेरे आइकॉन्स, इमेज वगैरह होती हैं, और लेआउट के अंदर मेरा फ्रंट एंड होता है मेरी एप्लीकेशन का, और मेरे पास जो XML होती है वहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और यहाँ पे इसके अलावा मिनी मैप जो होता है वहाँ पे मेरे लॉन्चर आइकॉन्स, जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन का वो आइकॉन होता है वो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने एक डिवाइस ऐड करनी है, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करके ऐसे रन कर लेना है। ठीक है, जब आप रन करेंगे आपका जो डाटा है वो बेसिकली फायरबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। एमुलेटर अगर आप कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा स्टार्ट होने में भी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को लोड करवाने में टाइम लेता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्लगइन आती है वाईफाई, ADB वाईफाई के नाम से, अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं दैट्स वेरी गुड फॉर यू, कि आप इसको फिर कनेक्ट करने के बाद सिर्फ आप जस्ट अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डिबगिंग को इनेबल करेंगे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने करना ये है, जैसे आप वायर अटैच करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत आसान है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको आप इसको यूज़ करें। मैं भी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो बेसिकली एमुलेटर होता है एक तो वो स्लो कर देता है एप्लीकेशन को, दूसरा वो टाइम टेकिंग बहुत उसकी ज़्यादा होती है जब वो कोई भी एप्लीकेशन को लोड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो एमुलेटर इंस्टॉल करें उसके बाद इसको यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दें। आई एम नॉट रिकमेंडेड यू कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है, बाकी CS619 के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि वीडियो से आपने देखने हैं। आपसे अगर आपने पेड पे बनवाना प्रोजेक्ट तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में वाइवा गाइड करेंगे और आपको एक दिन में इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन जो है वो यानी कि प्रोटोटाइप की असाइनमेंट जो बना के देंगे। अगर आपने फाइनल डिलीवरेबल बनाना चाहते हैं वो भी आपको बना के देंगे, लेकिन उससे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम के अंदर हम आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपने समझ ली। जब तक ये लोड हो रहा था मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, और वह है बेसिकली आपकी फायरबेस का बैकएंड। तो चलते हैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फायरबेस। फायरबेस बेसिकली वो एरिया है यहाँ पे आपकी अपनी एप्लीकेशन का जितना भी डाटा है ना वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास भी ये ग्रेडल बिल्ड अभी कंटिन्यू पे शुरू हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे देखें अभी तक ये लोड नहीं हुआ।
अब यही वजह है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ हर बच्चे को कि बेटा आप और कुछ नहीं तो कम से कम जो है वाईफाई ADB के प्लगइन कर लें और उसके थ्रू इसको रन कर लें, वो सबसे बेहतर है। उसमें ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिकली मेरा मोटो यहाँ पे ये है कि मुझे आपको दिखाना है सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मैं आपको ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे अगर मैं उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर रन करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ खाली केबल कनेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं अपने मोबाइल को इसको प्लग करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगी। बट अगेन क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है तो मेरे लिए थोड़ा सा ये इशू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक बार, अगर आपको ये ऐसे मतलब रुक जाए और रन नहीं हो रहा हो तो आप एक बार इसको ऐसे कट करें, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से अगेन से रन होना शुरू हुआ है, पहले ये रन नहीं हो रहा था। अगेन मैंने अब इसको रन किया, अगर फिर भी ना हो तो आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करें और यहाँ पे रिपेयर ID पे क्लिक करें या इनवैलिड कैशेस पे क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पे क्लियर फाइल सिस्टम पे क्लिक करें, लोकल हिस्ट्री पे, और उसके बाद इनवैलिड एंड रिस्टार्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी और रिस्टार्ट होगी और उसके बाद आप इसको रन करें, उम्मीद है कि उसके बाद ये रन हो जाएगा। खैर उसके ऊपर तो बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है फायरबेस, ठीक है। फायरबेस के अंदर आपने गो टू कंसोल पे जाना है और यहाँ पे आपने अपना वो अकाउंट जो है उसको ऐड करना है जिस अकाउंट के ऊपर आपने अपना फायरबेस जो अटैच किया था। मेरे पास यहाँ पे एक ये अकाउंट है और एक मेरे पास दूसरा अकाउंट है, ठीक है। बेसिकली मैं इस अकाउंट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ दूसरा अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर ही चलता हूँ क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग डेटाबेस पे होते हैं, फायरबेस पे होते हैं, और जितने भी कह लें कि स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 2 जीमेल्स रखे हुए हैं। आपका अपनी मर्ज़ी है क्योंकि इसमें लिमिट होती है, आप एक से कह लें तकरीबन जब आप 15 से 20 मतलब बना लेंगे आपके डेटाबेस तो उसके बाद उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर पेड पे बाय करेंगे देन ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको चेक कराऊँ तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, अब इस पर तो मैं बना ही नहीं सकता, ठीक है। तकरीबन 10 की अब तक उन्होंने वो बाउंड्री लगा दी कि 10 से ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते। तो मेरे पास ये एक न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर मैं बनाता हूँ अब ज़्यादातर। यहाँ पे देखें मेरे पास 2 हैं कैंपस के नाम से। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा बेसिकली इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आप कैसे चेक करते हैं, इसके लिए आपको जेसन की एक फ़ाइल चाहिए होती है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अगर मेरे पास इसके अंदर डाटा शो हो रहा हुआ इट्स मीन कि ये इसके रेलेवेंट है, और अगर उसके अंदर शो हो रहा हुआ तो उसके रेलेवेंट है, तो वो उससे आइडिया हो जाता है आपको। बहरहाल आप जेसन की फ़ाइल के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। ये देखें फैकल्टी, अनाउंसमेंट, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, यूज़र, ये सारा बेसिकली अभी इस जो रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा के लाया हूँ ये उसके रेलेवेंट है सारा डाटा। इट्स मीन कि ये वाला डाटाबेस मेरा अटैच हुआ है, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जब फायरबेस को ऐड करना है, मैं अगेन आपको चेक कराऊँ, जब आपने फायरबेस को ऐड करना है आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे इधर आ जाना सेटिंग पे, प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ पे आपने कि अपनी ये वाली जो गूगल सर्विस डॉट जेसन वाली फ़ाइल है ना, मेक श्योर करिएगा कि ये वाली फ़ाइल जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मौजूद हो तो इट्स मीन कि आप समझ जाएं कि आपका जो डाटाबेस है वो सही तरीके से लिंक हुआ है, उसके अंदर डाटा सही तरीके से इंसर्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फायरबेस के अंदर डाटा सेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, या तो कनेक्ट नहीं हो रहा होता और या फिर उनको ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही होती, या उनसे फिर डाटा जो सेंड नहीं हो रहा होता। क्योंकि यहाँ पे फीचर्स एज कम्पेयर टू SQL थोड़े से ज़्यादा हैं। SQL में बहुत सिंपल से फीचर होते हैं, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन नहीं होती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो। यहाँ पे चीज़ें एक तो कुछ पेड हैं, कुछ पेड नहीं है, कुछ आपको लिए ये होता है कि आपने जैसे ईमेल स्टोर करवाना है तो उसके लिए अलग तरह से डाटाबेस होगा, अगर आपने नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए अलग तरह चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। उसकी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चेंज हो जाता है, जब आपने पिक्चर ऐड करनी है तब उसके ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चेंज हो जाता है। लेकिन SQL में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सेम तरीका यूज़ हो रहा होता है। यही वजह है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो बच्चे की वो कह लो कि एक ईजी के लिए एक मतलब बच्चा जो है वो उसके लिए एक सहूलत ही हो जाती है कि वो अगर SQL को यूज़ कर लेता है तो उसको ये नहीं होगा कि अब मुझे डाटा फायरबेस अटैच नहीं करना है या फायरबेस नहीं मुझसे यूज़ हो रहा, तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट से बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जैसे आपको SQL में बहुत सारी क्यूरीज पूछी जाती हैं कि इसकी क्यूरी बताएं, इसकी क्यूरी बताएं, इसकी क्यूरी बताएं, लेकिन आपको फायरबेस के अंदर क्यूरीज कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये देखें, जैसे आपने कॉमन सा क्वेश्चन देखा होगा कि जब भी वेब का प्रोजेक्ट होता है ना उसके अंदर वो लिंक और बेसिकली बटन का टैग लाजमी पूछ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर लिंक लगाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है एज कम्पेयर टू कि आप वेब के अंदर एक लिंक लगा रहे हैं। वेब के अंदर खाली आपने एंकर टैग लगाना होता है, यहाँ पे जो इंटेंट यूज़ किए जाते हैं, फिर इंटेंट की टाइप्स आ जाती हैं,
इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट, मतलब विद इन ऐप और आउटसाइड दी ऐप बाउंड्री। तो वो खैर आप ज़रा सर्च कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इस बारे में इंटेंट क्या होता है। तो आप इसका कोड थोड़ा सा जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है और थोड़ा सा टफ है, इसलिए यहाँ पे लिंक का टैग बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन इस सेक्टर की मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो आपसे लिंक का टैग यहाँ पे ना पूछे, लेकिन वेब के अंदर वो मसली पूछ रहे होते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता है ये बहुत मेन टैग है आपका। ठीक है, लिंक कहीं भी हो ना वो मेन होता है, चाहे वो वेब के अंदर हो चाहे एप्लीकेशन के अंदर हो, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ वो तरह के क्वेश्चन कर रहा होता है जिससे उसको पता हो कि बच्चे के लिए ईजी हो जाए इस वाइवा को पास आउट करना। अब यहाँ पे देखें स्टिल यहाँ पे टाइम ले रहा है, मेरे पास लोड हो रहा है, तो जब तक ये लोड होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रनिंग डिवाइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा ग्रेडल बिल्ड जो है वो ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जस्ट मेरा यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही थी। जब आपके पास स्टार्टिंग ये वीडियो आ जाता है इट्स मीन कि यहाँ पे अभी ये लॉन्चिंग जो है उसको कर रहा है एमुलेटर को। ठीक है, अब वो कह रहा है वेटिंग फॉर आल टारगेट टू डिवाइसेस टू कम ऑनलाइन। अब बेसिकली ये कनेक्ट करेगा आपके एमुलेटर को आपकी डिवाइस के साथ, जितना भी ये कोड है इसको सारे के सारे को डिबग कर रहा है, बेसिकली कनेक्ट कर रहा है आपके एमुलेटर के साथ। ठीक है, एमुलेटर के ऊपर एप्लीकेशन चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगेन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जावा के अंदर कोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोटलिन के अंदर कोड करना थोड़ा सा आसान होता है। तो जिन लोगों को वाइवा जो है वो मतलब इतनी नहीं आती लैंग्वेज की, हाव नाव नहीं है, तो वो कोशिश करें कि कोटलिन के अंदर प्रोजेक्ट बनवाएं। उसकी वजह ये है कोटलिन का एक तो कोड बहुत शॉर्ट होता है, दूसरा आपको सेमीकोलन और इस तरह की चीज़ें जो है आपको नहीं लगानी पड़ती, जिससे आप काफ़ी हद तक जो है वो कंफ्यूज नहीं होते। और जैसे मोस्टली लोगों का एरर क्या होता है कि सेमीकोलन लगाना है, अब कोटलिन के अंदर सेमीकोलन लगाना ही नहीं होता आपने कहीं पे भी, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। फिर हर जगह पर डैट टाइप का यूज़ करना, ये नहीं करना पड़ता आपको कोटलिन के अंदर। फिर जो मतलब अगर एक मतलब सिंटैक्स है आपने वो लिखना ही लिखना है जावा के अंदर, लेकिन कोटलिन के अंदर कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं आपको लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली अपना प्रिंट फंक्शन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको प्रॉपर एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको प्रिंट करने के लिए भी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे एक सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोटलिन के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोटलिन एज़ कम्पेयर टू जावा एक तो बहुत आसान है, दूसरा आपके लिए वाइवा देना बहुत आसान हो जाता है। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन का फ्रंट एंड व्यू करवा दूँ। ये एप्लीकेशन का सबसे पहला मेन व्यू है, जहाँ से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी, जो कि आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है। यहाँ पे ये इसके अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, फैकल्टी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट और अनाउंस मैनेजमेंट। आपने बेसिकली यही 4 फीचर्स यहाँ पे ऐड करने थे, राइट। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे गिवन कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि नेविगेशन होगी फैकल्टी से स्टूडेंट, डिपार्टमेंट और अनाउंसमेंट मॉड्यूल्स की तरफ। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये एक्टिविटी अनाउंसमेंट की हो गई, ये आप देखें यहाँ पे लोड हो रही है। मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू लगाया होगा, जी बिल्कुल लिस्ट व्यू लगा हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अनाउंसमेंट मैसेज, डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट के लिए और ऐड कर सकते हैं अनाउंसमेंट। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट आप चेक कर लें, यहाँ पे एक्टिविटी हमने बनाई डिपार्टमेंट के नाम से, और यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ कि आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नया डिपार्टमेंट फर्ज करें, पहले 4 डिपार्टमेंट, आप यहाँ पे 5 या 6 उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसी तरह फैकल्टी बढ़ाई, फैकल्टी अपडेट करना सिखाया, डिलीट करना है, और उसके बाद स्टूडेंट है उसके अंदर भी हमने इसी तरह यहाँ पे चीज़ें ऐड की हुई हैं जो हमें गिवन रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका एडवाइज़र कौन है। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स और उसकी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये आप इसी को देख के जो है यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।